नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि आपको पता ही है भूगोल विषय से संबंधित है। और हम पढ़ रहे हैं अध्याय क्रमांक 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी कि इस अध्याय में हम भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित चर्चाएं करते हैं, जो भारत का स्थलीय रूप है, यानी कि जो भारतीय धरातल है। इस धरातल पर आपको ये जितने भी प्रकार के उच्चावच दिख रहे हैं, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मरुस्थल, यानी कि जो इस उच्चावच है, इन उच्चावचों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपने अब तक पढ़ लिया है कि भाई भारत का हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। अब आखिरी छठा बिंदु बचा है आपका द्वीप समूह, यानी कि भारत के जो 6 प्रायद्वीपीय जो 6 विभिन्न भौतिक भाग है, उसमें पहला हिमालय आता है, दूसरा आपके उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, चौथा आपके भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठवां आता है आपके द्वीप समूह। इन छह भौतिक विभागों में से 5 को आपने बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के द्वीप समूह की। जब आप द्वीप समूह की बात करते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई द्वीप होता क्या है। देखिएगा, हमने आपको बताया कि भाई भारत जो है, इस भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार के 3 ओर समुद्र फैला हुआ है। याद है आपको कि भाई हमने आपको यह बताया कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये इस प्रकार का भारत का प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप के एक तरफ तो आपके पश्चिम दिशा में आता है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर है। पूर्व दिशा में आता है आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी। और सुदूर दक्षिण की तरफ देखोगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? हिंद महासागर। अब जो ये पूरा हिंद महासागर, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर के भाग है। ठीक है, जैसे भाई प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का एक भाग है, उसी प्रकार आप हिंद महासागर का विभाजन करते हो तो उसमें आपको एक अरब सागर मिलता है और एक बंगाल की खाड़ी मिलता है, जो भारत के क्रम से पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवस्थित है। और दक्षिण में आपके जो विस्तृत महासागरीय क्षेत्र है उसे हिंद महासागर नाम दिया जाता है। अब द्वीप क्या होता है? अब जो ये आपका समुद्री क्षेत्र है, पूरा का पूरा समुद्री भाग है, इस समुद्री भाग में आपके विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच ऊपर निकले रहते हैं, यानी कि स्थलीय भाग, यानी कि समुद्र फैला हुआ है पूरा। मान लीजिए ये आपका एक पूरा विस्तरित समुद्र है, ये आपके जलमग्न क्षेत्र है पूरा, जिसे आप समुद्र कहते हैं, महासागर कहते हैं, सागर कहते हैं। इसमें से आपका एक भाग स्थलीय भाग रहता है, इसके बीच में आपके जो ऊपर पानी से उभरा हुआ रहता है, यानी कि पानी से ऊपर उठा हुआ रहता है, वो एक स्थलीय भाग है, वो कहलाता है आपका द्वीप कहलाता है। यानी कि जिसे आप द्वीप कह दो, इसी को आप टापू कह दो। जैसे हमने पढ़ा है ना भाई, नदी द्वीपों में हमने देखा कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बना हुआ है जिसे हम मांजुली द्वीप कहते हैं, जो नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसी प्रकार से समुद्र में जो द्वीप या टापू बने हुए होते हैं, उन्हीं को द्वीप कहते हैं। अब द्वीप समूह क्या होते हैं? जब आपके एक से अधिक द्वीप एक ही जगह पर आपके इकट्ठे रहते हैं तो उनको द्वीप समूह कहते हैं। तो भारत के लिए 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं, जिसमें एक द्वीप समूह आता है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में क्या है भाई? यहां पर आपके बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है, जिन्हें आप कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कहां पर फैले हुए हैं? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है आपका लक्षद्वीप समूह, जो कि अरब सागर में फैले हुए हैं। यहां पर आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन्हें आप नाम देते हैं लक्षद्वीप समूह। ये जो भारत के 2 द्वीप समूह हैं। और हमने पहले अध्याय में, यानी कि भारत की स्थिति विस्तार वाले अध्याय के दौरान बात की कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? जो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे आपने देखा कि भाई 2019 में एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी प्रकार से आपके दमन दीव और दादर नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इन दोनों को मिलाकर एक दमन दीव दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जो यहाँ पर आपके गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर अवस्थित है। इसी प्रकार से आपके चंडीगढ़ है, दिल्ली है, आपके पुदुचेरी है। इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में से ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो द्वीप समूह के रूप में अवस्थित है। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि भाई भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से हैं? एक तो आपके आता है जम्मू कश्मीर और एक आता है लद्दाख। और मैंने कहा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो द्वीप समूह के रूप में है, वो है आपके लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इन्हीं द्वीप समूह की भौगोलिक विशेषताएं अपने को पढ़नी है। भाई आपने इस पूरी जो भारत की मुख्य भूमि है,
मुख्य भूमि कौन सी, जो भाई आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर आपके गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इस पूरे स्थलीय भाग का हमने अध्ययन कर लिया। इसको 5 भागों में बांटकर हमने पढ़ा था और छठवां भाग आता है इन 2 द्वीप समूह के रूप में, जिनकी हम विस्तार से बातें करेंगे इस चैप्टर के दौरान, यानी कि इस वीडियो के दौरान। अब द्वीप समूह की बात करते हैं ना, तो आपको इस प्रकार से द्वीप दिखता है। अब देखो ये फोटो आपके एक द्वीप की है, जिसमें ये चारों तरफ आपके जलीय क्षेत्र यानी कि महासागरीय भाग है, और यहां पर बीच में एक आपका ये टापू यानी कि द्वीप बना हुआ है, जिसे आप टापू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे द्वीप होते हैं। और ये रहे भारत के मानचित्र में आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा ये अरब सागर है, और अरब सागर में यहां पर आपके लक्षद्वीप समूह है, जिसकी राजधानी कावारत्ती है, ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आप इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख रहे हैं, यहां तो क्या है भाई, ये आपके राजधानी कावारत्ती, और यहीं पर अन्य छोटे बड़े द्वीप इसके फैले हुए हैं। कुल आपके लक्षद्वीप समूह में कुल आपके द्वीपों की संख्या की बात करोगे ना, तो वो छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं, जिनका टोटल क्षेत्रफल आपके 36 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना आता है भाई, 36 वर्ग किलोमीटर इस द्वीप समूह का क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। बस छोटा सा क्षेत्रफल एरिया है भाई, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पूरे लक्षद्वीप समूह के विभिन्न द्वीप फैले हुए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये भारत के मानचित्र में कौन से स्थान कहां पर है, ये तो सारे आपको याद है ना। मैं बार बार आपको कहता हूं कि भाई इन सभी को याद कर लेना कि भाई कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी कहां पर है और कौन कौन सी है। ठीक है ना, जैसे मैं नाम बोलूं कि उत्तर प्रदेश, तो याद आ जाना चाहिए उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ है। मैं आपको बताऊं आपके अरुणाचल प्रदेश, तो सीधा आपको उत्तर पूर्व में जाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश है और उसकी राजधानी आपके ईटानगर है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास में है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं सबसे पहले लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह कहां पर है, ये लक्षद्वीप समूह है आपके अरब सागर में। अरब सागर जो कि भारत के पश्चिमी तट के किनारे पर अवस्थित एक सागरीय भाग है, जो कि हिंद महासागर का भाग है, वो है अरब सागर। उस अरब सागर में भारत के केरल के तट से पश्चिम दिशा में, केरल के तट से पश्चिम दिशा में आपके द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह जो कि प्रवाल द्वीपों से निर्मित हैं, वो द्वीप समूह कहलाते हैं लक्षद्वीप समूह। अब इन लक्षद्वीप समूह के प्राचीन नाम यानी कि पहले क्या नाम थे, वर्तमान में तो इसे लक्षद्वीप समूह नाम दिया गया है, जो कि 1973 में दिया गया। अब इससे पहले क्या नाम थे, इससे पहले देखो यहां पर जो छोटे छोटे द्वीप है ना, उनमें देखो कुछ आपके द्वीपों का समूह था, उसको लक्षद्वीप कहा करते थे। एक बड़ा द्वीप है यहां पर मिनिकोय, तो उसको कहते थे मिनिकोय द्वीप समूह। एक आता है आपके अमीन द्वीप। तो विभिन्न आपके इस द्वीप पर आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके जो समूह बने हुए होते हैं उसको 3 भागों में बांटा होता है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। अब 1973 में इन सबको मिलाकर कहा कि ये पूरा लक्षद्वीप समूह है। क्या है भाई, लक्षद्वीप समूह है। 1973 से इसका पूरा नाम एक ही कर दिया, अलग अलग नाम नहीं रखे गए। ठीक है, अब आपके शब्द आया, देखो इसका आपके क्षेत्रफल कितना है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती द्वीप है। प्रशासनिक मुख्यालय का अर्थ क्या हुआ, प्रशासनिक मुख्यालय का अर्थ हुआ कि ये इसकी राजधानी है। कावारत्ती क्या है, इसकी राजधानी है। जैसे आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, उसी प्रकार से आपके इसकी राजधानी है कावारत्ती, लक्षद्वीप समूह की। अब ये जैव विविधता से संपन्न है। अब जैव विविधता क्या होती है भाई, एक ऐसा स्थान या एक ऐसा विशेष क्षेत्रफल या कोई एक ऐसा क्षेत्र जिस पर आपके वनस्पतियां बहुत अधिक हो, यानी कि वनस्पति यानी कि सघन वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार की घासें हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रजातियों के जीव हैं, अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हैं। तो इस प्रकार की जो ये जीवों में विभिन्नता, वनस्पतियों में विभिन्नता, उनकी प्रजातियों में विभिन्नता, इन सब को मिलाकर कहा जाता है जैव विविधता। तो ये पूरा क्षेत्र आपके जैव विविधता से संपन्न है, अर्थात यहां पर अलग अलग प्रजातियों की वनस्पतियां हैं, अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु और पक्षी हैं। यानी कि मतलब एक सुरम्य क्षेत्र, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लायक क्षेत्र है। यहाँ पर आपके वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यहाँ पर आपके वनस्पतियां बहुत अधिक है, यानी कि प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र है ये। अर्थात ये छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन वनस्पतियों की दृष्टि से और जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। अब इसका एक द्वीप है जिसका नाम है पिटली द्वीप।
जो लक्षद्वीप में छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं, उनमें एक द्वीप है पिटली द्वीप। ये पिटली द्वीप आपके निर्जन है। निर्जन मतलब यहां पर मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता है, और यहां पर मनुष्यों का जाना लगभग आपके वर्जित है। मनुष्यों को बिना अनुमति के कोई भी नहीं जा सकता है, और इसे आपके एक पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। यहां पर पक्षियों की बहुत अधिक संख्या है, विविध प्रकार के और विविध प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए आपके पिटली द्वीप जो कि लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आता है, उसे एक पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। तो याद रखना, भारत का पक्षी अभयारण्य कौन सा है जो आपके लक्षद्वीप समूह से संबंधित है, तो वो है आपका पिटली द्वीप। अब देखिएगा, पिटली द्वीप अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्रवाल से निर्मित है। अब देखो, लक्षद्वीप समूह की सामान्य जानकारी आपको बताओगी, भाई आपके अरब सागर में है, 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जैव विविधता से संपन्न है। इसमें आपके पिटली द्वीप है जो कि आपके पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है, और एक निर्जन क्षेत्र है वो। अब इसमें मैंने आपको यह बताया कि प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल से निर्मित द्वीप है। तो प्रवाल क्या होते हैं? देखो, प्रवाल कहा जाए तो प्रवाल आपके एक जीव होता है, एक प्रजाति होती है, यानी कि सूक्ष्म आपके छोटे जीवों की एक प्रजाति होती है। अब उनमें देखो, प्रवालों में आपके आता है प्रवाल पॉलिप्स। प्रवाल क्या आते हैं, उसमें एक प्रजाति आती है प्रवाल पॉलिप्स। ये प्रवाल पॉलिप्स होते हैं, वो कम समय तक जीवित रहने वाले जीव हैं, सूक्ष्म प्राणी है ये, जो कि बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहते हैं। और ये प्राणी आपके समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जैसे आपके पूरा झुंड बनाकर रहते हैं ना, आपके एक दूसरे के पास में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी चींटियों को देखा है, चींटी कभी अकेली नहीं रहती, वो पूरा झुंड बनाकर रहती है। उसी प्रकार से ये प्रवाल आपके झुंड बनाकर रहते हैं। अब इन प्रवालों के द्वारा जो ये आपके इस प्रकार के आपके रंग बिरंगी यहाँ पर आकृतियां दिख रही है ना, जिसमें आप इन सब आकृतियों को यहां पर देख पा रहे हो कि इतनी आपको रंग बिरंगी ये आकृतियां दिख रही है, ये सारे के सारे प्रवाल हैं। ये सारे के सारे क्या है? प्रवाल हैं। अब ये प्रवाल क्या होते हैं? अब इसमें देखो, बहुत से अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। जैसे यहां पर आपको प्रवाल पॉलिप्स है, इनमें आपके एक जीव आता है हर्माटाइफिक। कौन सा जीव आता है? प्रवालों में एक जीव आता है जिसका नाम है हर्माटाइफिक। ये हर्माटाइफिक जीव क्या होता है? प्रवाल निर्माणकारी जीव होता है। निर्माणकारी जीव मतलब जैसे अपने मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं ना, उसी प्रकार से इनके लिए मकान बनाने वाला मिस्त्री है ये हर्माटाइफिक, यानी कि ये इनका निर्माणकारी जीव होता है। अब ये निर्माणकारी जीव होते हैं तो इस प्रकार से ये रंग बिरंगी आकृतियों का निर्माण करते रहते हैं, जो इनके निवास स्थान माने जाते हैं। इस प्रकार के ये सुंदर सुंदर आपके सूरम्य दृश्य बनाते हैं। अब ये इनके फायदे क्या होते हैं? तो देखो, द्वीपों के ये क्या होते हैं कि आपके तट होता है, उसके आसपास में इस प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तटों के पास में, द्वीपों के चारों तरफ इस प्रकार से समुद्र के जो छिछले क्षेत्र होते हैं, जो कम गहरे क्षेत्र होते हैं, वहां पर निर्माण होता है। अब कम गहरे क्षेत्रों पर इनका निर्माण क्यों होता है? क्योंकि इनको जो ये हर्माटाइफिक जीव है, प्रवाल पोलिफ जीव है, इनको चाहिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, ठीक उसी प्रकार से ये प्रवाल अपना भोजन बनाते हैं। तो इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब ये और कहां रहते हैं? गर्म जल में। ठंडा जल इनको नहीं चाहिए, गर्म जल चाहिए इनको। गर्म जल मतलब जो कि जिसका तापमान आपके लगभग 18 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास उसका तापमान होना चाहिए, और वो पानी खारा होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में आपके ये प्रवाल विकसित होते हैं, वहां पर इनका भोजन अच्छे से बनता है, और वहां पर ये अपने आवास भी अच्छे से बनाते हैं। तो ये कहां पर विकसित होते हैं प्रवाल? ये आपके छिछले अर्थात कम गहरे। छिछले का अर्थ क्या होता है? छिछले का अर्थ होता है आपका कम गहरा। तो कम गहरे समुद्रों में जहां पर आपके गर्म जल होता हो, उसकी लवणता अधिक हो, लवणता का मतलब उसका खारापन अधिक हो, और इनमें निर्माण, अब देखो इस प्रकार इन स्थितियों में इनका ये क्या होता है? निर्माण होता है, और इस प्रकार के आपके रंग बिरंगी आकृतियां बनाते हैं। अब ये रंग बिरंगी जो आकृतियां बनाते हैं ना, इनमें आपके कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है। किसका होता है? ये जो जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बला है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को अपने साधारण भाषा में कहते हैं चूना। ये कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है? रासायनिक नाम है इसका, और इसको अपन हिंदी में या फिर साधारण शब्दावली में कहें तो उसे चूना कहते हैं। तो इन प्रवाल जीवों के द्वारा चूने का आपके स्त्रावण किया जाता है। चूने का स्त्रावण करते हैं, और वो स्त्रावित चूना है वो यहां पर इन प्रवालों में जमा हुआ दिखाई देता है। इन प्रवालों में जमा हुआ दिखाई देता है। तो समझ गए प्रवाल क्या होते हैं? देखो, प्रवाल तो क्या होता है? एक जीव होता है,
जो आपके प्रवाल पोलिप्स होते हैं उनमें एक जीव आता है हर्माटाइफिक, जो कि इनका निर्माणकारी जीव होता है, जो इनके लिए विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, इनके आवासों का निर्माण करता है। अब ये आपके सूक्ष्म प्राणी होते हैं, समूह में रहते हैं। इनका विकास कहाँ होता है? तो कम गहरे समुद्रों में, जहां पर जल गर्म है और पानी वहां का खारा है, उन स्थितियों में इनका निर्माण होता है और इनके द्वारा आपके चूने का स्राव किया जाता है और ये चूना इनके जो आपके ये जो इनके जो स्थलाकृतियां बनी हुई होती है, प्रवाल बने हुए होते हैं, उनमें आपके जमाव किया रहता है। अब जो ये आपके प्रवाल आपके होते हैं, ये प्रवाल स्राव और प्रवाल अस्थियां एक टिल्ले के रूप में निक्षेपित होती जाती है। जो ये प्रवाल आपके इस प्रकार से बने हुए रहते हैं, भाई ये प्रवाल आपके इस प्रकार से जमे हुए रहते हैं। अब इन्होंने आपके क्या किया कि भाई बहुत से प्रवाल आपके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, ये आपके कम समय के लिए जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जो भी प्रवाल आपके प्रवाल जीव आपके समाप्त हो जाते हैं, तो यहां पर उनके अवशेष इस प्रकार से जमते जाते हैं, तो इनके प्रवाल स्त्राव और इन प्रवालों की अवस्थाएं एक टिल्ले के रूप में विकसित हो जाती है। ऐसे आपके ये जो विभिन्न रंग बिरंगे होते हैं, इस प्रकार से ये टिल्ले के रूप में विकसित हो जाते हैं और फिर इन्हीं प्रवालों पर आगे आपके नई प्रवाल भित्तियां यहां पर इस प्रकार से निर्मित प्रवाल निर्मित होते जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, रंग बिरंगी आकृतियां ऊपर निर्मित करते जाते हैं और आपके प्रवाल का एक अच्छा निर्माण होता है। अब इनके प्रकार देखो, इनके प्रकारों से आप अच्छे से समझेंगे कि भाई वास्तव में प्रवाल क्या होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपके प्रवाल रोधिका, दूसरा आता है तटीय प्रवाल भित्ति और तीसरा आता है प्रवाल द्वीप। अब देखिएगा, प्रवाल रोधिका, देखो प्रवाल रोधिका, प्रवाल भित्ति और आपके आता है आपके प्रवाल द्वीप। जो प्रवाल भित्ति क्या होती है, आपका एक समुद्री क्षेत्र है। मान लीजिएगा कि ये आपका तटीय क्षेत्र है, ये क्या है आपका स्थलीय भाग है और यहां पर आपका समुद्री भाग है। ठीक है, अब इस समुद्र का जो तट है, ये समुद्र का तट है, इस तट के सहारे सहारे, इस तट के समांतर रूप में यहां पर जो प्रवाल भित्ति निर्मित होगी, तट के समांतर रूप में यहां पर जो प्रवाल भित्ति निर्मित होगी, उस प्रवाल भित्ति को हम कहते हैं कि ये तो है आपकी तटीय प्रवाल भित्ति। क्या है? ये आपकी तटीय प्रवाल भित्ति, यानी कि तट होता है, उस तट के सारे सारे प्रवाल भित्ति बन जाती है। भित्ति का मतलब क्या होता है? भित्ति को आप दीवार के रूप में भी काम में ले सकते हो। ठीक है, अब यही प्रवाल भित्ति आपके तट के सारे तट के समांतर रूप में विकसित हुई है, तब तो इसे हम कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। और ये छोटी है तब तक तो इसको तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। और यही अगर बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में निर्मित हो जाए, बहुत बड़ा क्षेत्र आपके एक लंबी चौड़ी श्रृंखला के रूप में विकसित हो जाए और अत्यधिक लंबी हो जाए और अत्यधिक चौड़ी हो जाए, तो ऐसी प्रवाल भित्तियों को हम कहते हैं प्रवाल रोधिका। प्रवाल रोधिका, और प्रवाल रोधिका का उदाहरण है आपके ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उस ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर में अवस्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1920 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? याद रखना, 1920 किलोमीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति बनी हुई है, जो कि आपके ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है और जो कि प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। विश्व में इससे बड़ी, इससे लंबी कोई प्रवाल भित्ति नहीं है। तीसरी आती है प्रवाल वलय द्वीप। ये क्या होती है? ये आपके अंगूठी के आकार की, यानी कि जो आप अंगुली में रिंग पहनते हो ना, उसके आकार की बनी हुई रहती है। या इसे आप कह सकते हैं कि हॉर्स शू, गोलाकार या हॉर्स शू। हॉर्स शू का मतलब क्या होता है? जो आपके घोड़े की नाल होती है ना, जो घोड़ा होता है, उस घोड़े के पैर के नीचे आप लोहे की आपके उसके नीचे एक घोड़े की नाल लगाई जाती है, ताकि उसके वो पैरों से वो आपके उसके पैरों में कटाव ना हो, यानी कि जब वो अपने रोड पर चले, कंकड़ पत्थरों में चले, तो उसके पैरों में चोट ना लगे, उसके लिए नीचे आपके लोहे का आपके उसके पंजे के उसका जो घोड़े का पांव होता है, उस आकार का नीचे आपके लोहे की शीट लगाई जाती है, जिसे आप हॉर्स शू कहते हैं या उसे घोड़े की नाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घोड़े की नाल, या अंग्रेजी में उसे कहा जाता है हॉर्स शू। तो इस घोड़े की नाल के आकार की जो प्रवाल भित्ति होती है, वो एक द्वीपों के चारों ओर बनी रहती है, वो कहलाती है आपके प्रवाल वलय द्वीप। क्या कहलाता है? प्रवाल वलय द्वीप। और ये जो आपके लक्षद्वीप समूह है, इसके चारों तरफ बनी हुई प्रवाल भित्तियां, ये क्या है? ये आपके गोलाकार हॉर्स शू आकार की प्रवाल वलय द्वीप है। ये क्या है? प्रवाल वलय द्वीप है, जो हमारे लक्षद्वीप के चारों ओर विस्तृत है। तो उम्मीद करता हूं आप इन प्रवाल द्वीपों को, प्रवाल भित्तियों को अच्छे से समझ गए। और जिन द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियां निर्मित होती है, उन्हें कहा जाता है प्रवाल से निर्मित द्वीप। देखो, द्वीपों का निर्माण तो इनका चट्टानों से, मिट्टियों से, इसी प्रकार से हुआ है। ये द्वीप तो चट्टानों से बने रहते हैं, लेकिन इनके चारों तरफ प्रवाल भित्तियों का जब निर्माण हो जाता है ना,
ये भाई आपके छोटे छोटे जीव होते हैं, आपके सैकड़ों हजारों सालों तक निर्मित इन परवाल, पहले परवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, फिर परवाल रोधिका का निर्माण करते हैं और उसको गोलाकार बना देते हैं किसी द्वीप के चारों तरफ। तो वो आपकी क्या कहलाती है? परवाल वलय भित्ति कहलाती है या परवाल वलय द्वीप कहलाता है। तो उनका निर्माण, उसके द्वीप के चारों तरफ आपके परवाल भित्ति बन गई है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा द्वीप आपके चट्टान से नहीं बना हुआ है, ये इस परवाल भित्ति से ही बना हुआ है, इसलिए उनको कहा जाता है परवाल द्वीप। वास्तव में वो परवाल द्वीप, परवाल जो बनी हुई है उसके चारों तरफ, वो तो उसके चारों तरफ आपके एक खोक, आपके उसके चारों तरफ आपके एक आवरण होता है। जैसे अपने होता है ना, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, मैं पूरा इस कपड़े का थोड़ी बना हुआ हूं, मेरे चारों तरफ ये टी शर्ट दिख रही है, अंदर का शरीर थोड़ी दिखता है। इसी प्रकार से जब आपके द्वीप होता है, वो तो उन चट्टानों से ही बना है, जिन चट्टानों से आपके, जैसे आपके कुछ बलुआ पत्थरों से बने होंगे, कुछ आपके ग्रेनाइट से बने होंगे, बेसाल्ट चट्टानों से बने होंगे, या फिर आपके बालू रेत से बने हुए होंगे, उन्हीं से आपके द्वीप बना हुआ है, यानी कि आपके इसे मिट्टी से बने हुए द्वीप होते हैं। अब उसके चारों तरफ वो परवाल का आवरण चला जाता है, उस चारों तरफ परवाल का आपके खोल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई वो परवाल से निर्मित है, ऐसा हमें दिखाई देता है, इसीलिए उनको कहा जाता है परवाल द्वीप। अब अगला आता है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है? भारत के पूर्वी तट की तरफ आपके हिंद महासागर का एक भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। उस बंगाल की खाड़ी में विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, उन्हें कहा जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार समूह बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की एक श्रृंखला है। अब देखिएगा, यह श्रृंखला आपको इस प्रकार से लगती है जैसे कोई पर्वत है, वो पर्वत समुद्र में डूबा हुआ है, और समुद्र में डूबा हुआ पर्वत आपके, उसके कुछ भाग समुद्र से ऊपर निकल गए हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये निमज पर्वतों की श्रृंखला है। इसे क्या कहते हैं? कि ये आपके निमज पर्वतों की श्रृंखला है, अर्थात समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की श्रृंखला है। कैसी है? समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की श्रृंखला है। अब ये किस प्रकार से है? अब इनकी श्रृंखला को देखने के लिए आप देखते हैं कि भाई आपने ये देखा है कि ये आपका जो भारत है, भारत का मानचित्र देखते हैं, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आप भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रकार निर्मित करते हुए ये आपके पूर्वोत्तर वाला भारत, और इस प्रकार से आपने भारत का मानचित्र देखा है, कुछ कुछ इसी प्रकार से है। अब इस मानचित्र में आप ये देखते हैं कि यहां पर आपने देखा था हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, यहीं पर था भाई हिमालय का विस्तार, कुछ इसी प्रकार से हिमालय का विस्तार था भाई यहां पर। ये क्या है? हिमालय चापाकार आकृति में, तलवार की आकृति में फैला हुआ है। उसमें आपको यह भी बताया हमने कि जब हिमालय का विस्तार इस प्रकार से है, तो इसमें आपके जो यहां पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, कौन सी नदी है? तो यहां पर जो नदी थी, उस नदी का नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, यानी कि इस ब्रह्मपुत्र नदी से आगे आपने देखा कि हिमालय का विस्तार दक्षिण की ओर हो जाता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल पढ़ा है कि हाँ, दक्षिण की ओर विस्तार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियां, यहां पर विभिन्न पहाड़ियों के रूप में ये क्या है? यहां पर आपके पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। अब ये पूर्वांचल की पहाड़ियां, इधर यहां पर आपके म्यांमार देश है, तो उस म्यांमार देश में एक अराकान योमा पर्वत है। अब इनके आगे, म्यांमार से आगे चलते हैं ना, तो यहां पर आपके क्षेत्र कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है यहां पर आगे? यहां पर आगे आ जाता है ये बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है। अब यहां पर ये आपको ऐसे द्वीप, आपको यहां पर जो ये पर्वत श्रेणियां है ना, ये आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, इधर आपके अराकान योमा पर्वत, ये आपके समुद्र में डूबे हुए यहां पर छोटे छोटे आंतरिक भागों में दिखते हैं, और ठीक इन्हीं की सीध में यहां पर आपके कुछ द्वीप बने हुए दिखाई देते हैं, और इन्हीं द्वीपों को हम नाम देते हैं कि ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं कि भाई ये इन्हीं पर्वतमालाओं का विस्तार है, जिनमें कुछ तो समुद्र में डूबी हुई है, और कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में समुद्र से ऊपर उठे हुए हैं। तो इन्हें कहा जाता है भाई निमज पर्वतों की श्रृंखला है, यानी कि जलमग्न पर्वतों की श्रृंखला के रूप में अंडमान निकोबार द्वीपों का विस्तार हुआ है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो प्रकार के हैं। इनमें आपके उत्तर दिशा में उनको तो कहते हैं अंडमान द्वीप, और जो दक्षिण में उन्हें कहते हैं निकोबार द्वीप, यानी कि ये यहां पर आते हैं अंडमान, और यहां पर दक्षिण में उनको कहते हैं निकोबार द्वीप। तो दो प्रकार के आ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण में इनका विस्तार होता है। अब देखो, इन ये जो द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह कहां पर फैले हुए हैं? यहां पर आपके, ये यहां पर आपके हैं द्वीप समूह। ये द्वीप समूह सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है? अब यहां पर देखिएगा सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से इनका महत्व होता है। ठीक है, ये यहां पर आता है आपके बांग्लादेश। ये तो एक तो देश कौन सा आता है इधर?
बांग्लादेश, यहां पर आ जाता है म्यांमार, फिर यहां पर पूरा आपके मलाया प्रायद्वीप आ जाता है, इधर यहां पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यानी कि जो इधर पूरा हिंद महासागर है, हिंद महासागर से आगे प्रशांत महासागर आ जाता है। तो पूरी आपके यहां पर जो भारत की जो पूर्वी जलीय सीमा है, पूर्वी जलीय सीमा में आपके सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो वो सबसे पूर्वी भाग आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है, उस समुद्री सीमा की जो पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में से सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही है, क्योंकि यह भारत का सबसे पूर्वी भाग माना जाता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भाई यहां पर से इधर किसी जो हमारे कोई दुश्मन देश हैं या फिर भारत के खिलाफ कोई काम करने वाले कोई देश या कोई अन्य संगठन अगर आपके समुद्री मार्ग से पूर्व दिशा से आते हैं, तो यहां पर यह सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये उनको यहीं से आपको वहां पर आपके उचित कार्रवाई कर सकते हैं। यहां पर हमारी नेवी का आपके अड्डे बने हुए हैं, यहां पर नेवी और एयरफोर्स के जो हमारे जवान है वो तैनात रहते हैं, तो इसलिए यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता यहां पर बहुत अधिक है। यहां पर भी देखो ये क्या है, पहली बात तो ये भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा के निकट कैसे है, तो इनको देखिएगा, आज जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो भारत की स्थिति कैसे बताई थी मैंने आपको, याद आ रहा है आपको, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, उसमें आपको कहा कि भाई भारत की मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। फिर आपके जो मैंने कहा कि यहां पर आपके ये द्वीप समूह है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आता है, तो आपने कहा कि सबसे दक्षिणी बिंदु आता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आपके मुख्य भूमि से दक्षिण की ओर जा रहा है। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके 0 डिग्री रेखा आती है, कौन सा आता है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम और आप क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा के नजदीक है, कहां पर है भाई, विषुवत रेखा के नजदीक है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी तुलना में ये विषुवत रेखा के नजदीक है, केवल यहां पर आपके 6 डिग्री की दूरी है। तो यहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु देखने को मिलती है। जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट होते हैं वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु होती है। अब भूमध्य रेखीय जलवायु है तो यहां पर वनस्पतियां कैसी होगी, वो भी भूमध्य रेखा के समान ही होगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कैसी वनस्पति होती है, वहां पर आपके सघन और घने वन क्षेत्र होते हैं। सघन, घने और अत्यधिक लंबे, चौड़े और ऊंचाइयों वाले वृक्षों का जाल पे आपके वृक्षों का क्षेत्र होता है, यानी कि सघन वन क्षेत्र होता है। तो यहां पर भी सघन वन क्षेत्र है। सघन वन क्षेत्र होगा तो उसमें क्या होगा, जैव विविधता अधिक विकसित होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे लक्षद्वीप समूह में जैव विविधता है, तो लक्षद्वीप की तुलना में यहां पर जैव विविधता और भी अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह भी सघन वन क्षेत्र है और सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब देखो, यही द्वीप समूह है जो अंडमान निकोबार वाले ये द्वीप समूह है, कौन से, ये अंडमान निकोबार वाले ये द्वीप समूह है। इन्हीं द्वीप समूह में यहां पर आपके इनसे दूर, यानी कि जो ये मुख्य द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, इनसे उत्तर पूर्व दिशा में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है बेरन द्वीप। ये इन्हीं का एक भाग है जिसका नाम है बेरन द्वीप। इस बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका, ज्वालामुखी का नाम है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम दिया जाता है बेरन ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था भाई। ज्वालामुखी क्या होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती है, और जब वो पिघली हुई अवस्था की चट्टानें विस्फोटक रूप से धरातल पर आती है और उसका विस्फोट इस प्रकार से आपके गर्म तप्त मेग्मा के रूप में जमाव हो जाता है, यानी कि गर्म लावा के रूप में जमाव हो जाता है, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट का रूप कहलाता है। अब इसमें आता है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या होता है, जो लगातार एक निश्चित अंतराल में ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट होता रहता है, यानी कि निश्चित अंतराल में अगर इस ज्वालामुखी से लावा का उद्गार होता रहता है तो उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपके यहां पर अनिश्चित अंतराल में होता है उसे हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। बिल्कुल भी आपके काफी सालों पहले उस उद्गार हुआ था लेकिन वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है और भविष्य में भी उसका उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक तो होते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी, जिनमें आपके कई सालों पहले उद्गार हुआ था, वर्तमान में नहीं हो रहा है और भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, वो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं आपके सुषुप्त ज्वालामुखी। वे कौन से होते हैं, जिनमें आपके ज्वालामुखी उद्गार पहले भी हुआ था, वर्तमान में भी है, आगे भी हो सकता है, लेकिन इनके उद्गार का कोई नियत अंतराल नहीं होता है। जैसे ये कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, अनिश्चित समय अंतराल में उद्गार होता है, वो कहलाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। भारत में कोई सुषुप्त ज्वालामुखी है क्या, जी बिल्कुल कोई नहीं है।
और तीसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि एक निश्चित अंतराल में उसमें उद्गार होता है, वो कहलाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी होगा, लेकिन नियत अंतराल पर होता है, और उनमें आपके भारत का बेरन ज्वालामुखी आता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो आपके सारे भारत का भौतिक स्वरूप हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। जो 6 भौतिक विभाग मैंने आपको बताए उनको विस्तार से हमने पढ़ लिया है, चाहे हिमालय पर्वत हो, उत्तरी मैदान हो, आपके थार का मरुस्थल हो, प्रायद्वीपीय पठार हो, तटीय मैदान हो या फिर द्वीप समूह हो, इन सब की हमने विस्तार से चर्चाएं कर ली है। प्रत्येक के भौगोलिक स्वरूप, इनकी उत्पत्ति, इनकी विशेषताएं, इनके आपके भारत के लिए जो आपके इन पर कौन कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं, उन सब की हमने विस्तार से चर्चाएं की है। अब हम यहां पर बात करेंगे निष्कर्ष के तौर पर, यानी कि इस पूरे अध्याय के अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं, जिसमें हम देखेंगे निष्कर्ष के तौर पर ये जो हमने 6 भौतिक विभाग पढ़े हैं, इनका महत्व क्या है, इनका फायदा क्या है, यानी कि इनके महत्वों की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, पहली बात तो ये जो प्रत्येक क्षेत्र है, यानी कि जितने भी ये 6 भौतिक विभाग पढ़े हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के पूरक बनते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी कि एक दूसरे से सारे के सारे संबंधित हैं। और ये देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कैसे बनाते हैं? देखो, आप हिमालय क्षेत्र में जाते हो तो यहां पर आपको ग्लेशियर मिलते हैं, जहां पर नदियों का उद्गम होता है, और वो नदियां आपके मैदानी क्षेत्रों में जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जाकर वहां पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव करती है, जिससे उस क्षेत्र को वो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ बनाते हैं, और वो उनको उपजाऊ बनाते हैं तो वहां पर अच्छी फसलों की पैदावार होती है, जो वहां पर सघन जनसंख्या बसाव का कारण बनता है। इसी प्रकार से ये नदियां आपके तटीय क्षेत्रों की ओर जाकर डेल्टाओं का निर्माण करती है, और उन डेल्टाओं के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर आपके जैसे आपके जूट जैसी फसलों की पैदावार ली जाती है, वहां पर जूट से संबंधित उद्योग स्थापित हो रखे हैं। इसी प्रकार से आपके जो प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र हैं, वहां पर आपके खनिजों के भंडार देखने को मिलते हैं, चाहे वहां पर आपके कोयले के भंडार हो, लोहा आइसक के भंडार हो, आपके बॉक्साइट के भंडार हो, या फिर तांबे के भंडार हो, इनका भंडारण पाया जाता है। इनके भंडारण की आपके खनिजों का भंडारण है, तो उनके आसपास के क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके तटीय क्षेत्र हैं, तो वहां पर आपके बंदरगाह हैं, जिनसे आपके समुद्री व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और वहां पर मछली पालन के कार्य विकसित हो रखे हैं। तो इस प्रकार से सारे एक दूसरे से संबंधित है, और भारत को प्राकृतिक संसाधनों से ये समृद्ध बना देते हैं। तो चलिए एक एक का महत्व देख लेते हैं, भाई क्या क्या है। तो हम उत्तरी पर्वतों की बात करें तो ये जल और वन संपदा के प्रमुख स्रोत है। जल के स्रोत कैसे हैं? तो भाई उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आपके हिमालय आता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या आता है? हिमालय पर्वत आता है। हिमालय पर्वत क्या है? ये आपके हिम आच्छादित क्षेत्र है। क्या है? हिम आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है। ग्लेशियर कौन से? जैसे हिमालय में ग्लेशियर आता है एक आपके आपके गंगोत्री हिमनद। ग्लेशियर को आप हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हिमनद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लेशियर को चाहे हिमनद को। एक आता है आपका गंगोत्री हिमनद, जिससे गंगा नदी का उद्गम होता है, तो वो उत्तर भारत में आपके सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। एक आता है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो इससे आपके इन हिमनदों से नदियां निकलती है। उसी प्रकार से आपके सिंधु नदी का भी उद्गम आपके हिमनद से होता है, ब्रह्मपुत्र का भी हिमनद से होता है। तो ऐसे बहुत से हिमनद है, जिनकी वजह से यहाँ पर जल उपलब्ध करवाते हैं, और इन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही अधिक आपके वन क्षेत्र पाए जाते हैं। वनों की दृष्टि से ये सघन क्षेत्र हैं, तो इस वजह से ये आपके ये प्राकृतिक दृष्टि से जल उपलब्ध करवा देते हैं, और आपके वनस्पतियों की दृष्टि से सघन क्षेत्र है। दूसरे आते हैं आपके उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कहां कहां पर फैले हुए हैं आपको पता है? उत्तर भारत में है। जैसे आपके पंजाब हरियाणा का क्षेत्र आ जाते हैं, दिल्ली का क्षेत्र है, आपके दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र, फिर आपके आ जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ भाग। इनमें और एक आगे आ जाते हैं असम में ब्रह्मपुत्र नदी वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र क्या है? देश के अन्न भंडार कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी निर्मित हो जाती है, जो कृषि की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। और ये समतल मैदानी भाग है, जहां पर खेती का कार्य आसानी से किया जा सकता है। और ये जो आपके भारत की प्राचीन सभ्यताओं के आधार भी है। प्राचीन सभ्यताएं, जैसे आप इतिहास में पढ़ते हो कि भारत में वर्तमान जो ये सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं से पहले भारत और विश्व सभी स्थानों पर आपके कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो आपके जिन्हें हम पुरातत्व विभाग के द्वारा उनको खोजकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो आपके सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। अब सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों की बात करें ना, जैसे आपका एक स्थान आता है कालीबंगा।
एक स्थान आता है हड़प्पा, एक आता है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और ये स्थान तो आपके मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, जो सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक स्थान आता है इसमें कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, कालीबंगा भारत में है। भारत में कहां पर है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, जो कि आपके गगर नदी के गगर नदी के तट पर है। जो गगर नदी आपके इन्हीं क्षेत्रों में से एक मैदानी क्षेत्रों की एक नदी है। ठीक है, तो ये प्राचीन सभ्यताओं के आधार हुए हैं। अब प्राचीन सभ्यताओं के आधार कैसे हुए हैं, क्योंकि जो प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी विकसित हुई है वो सभ्यताएं नदियों के किनारों पर विकसित हुई है। क्यों, क्योंकि नदी के किनारे पर पेयजल की आपूर्ति हो जाती है, कृषि कार्य हो सकता है और कृषि कार्य के लिए जल उपलब्ध हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्राचीन नदी सभ्यताएं हैं वो भी यहीं पर विकसित हुई है, इन नदियों के आधार स्थल पर, नदियों के किनारों पर ही। वही आपके देश के अन्न भंडार कहे जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपके देखिएगा गेहूं, चावल, बाजरा, जवार, मक्का, रागी, जितनी भी आपके अनाज है इनका उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है, जैसे आपके गेहूं के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखते हैं। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश और ये अपना बिहार प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है, तो यहां पर अन्न भंडार माने जाते हैं। तीसरे आते हैं पठार। पठार के कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे आपका मालवा का पठार है, जो कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय पठार जो सभी दक्षिण भारत के राज्य हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में खनिजों के भंडार हैं, जैसे जैसे यहां पर आपके सर्वाधिक खनिजों का भंडार पाया जाता है छोटा नागपुर पठार में। वहां पर आपको मिलेगा कोयला, वहीं पर आपको मिल जाएगा बॉक्साइट, लोहे अयस्क, तांबा, इन सभी खनिजों का, प्रमुख खनिजों का भंडार देखने को मिलता है। और खनिज भंडारों के क्षेत्र के आसपास वहां पर उद्योगों का विकास होता है। जैसे जहां पर आपके जिन क्षेत्रों में कोयला और लोहे अयस्क के भंडार होते हैं वहीं पर आपके लोहे इस्पात उद्योगों का विकास होता है। तो इसी वजह से यहां पर आपके इस एक छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में आपके टाटा के जो आपके लोहा इस्पात संयंत्र है, जैसे आपके टिस्को कंपनी है, यानी कि जो टाटा स्टील कॉरपोरेशन आपके है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपके बहुत सारे संयंत्र लगाए रखे हैं आपके कोयले से संबंधित ने, आपके इस्पात से संबंधित कुछ संयंत्र आपके जैसे यहाँ पर आपके बनाए हुए हैं, जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो बहुत सारे उद्योगों का विकास कर रखा होता है खनिज भंडारों के आसपास के क्षेत्रों में। इसी पर जिनसे क्या होता है, औद्योगिकरण में यानी कि औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, ये अगला आता है आपके तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। अब तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह का क्या महत्व है, तो तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह समुद्र के तटवर्ती भाग होते हैं और इन भागों पर आपको बंदरगाहों का विकास हो रखा है। जैसे आपने खनिजों का खनन कर लिया, जैसे आपने कोयले का खनन कर लिया है और कोयला आपको निर्यात करना है, किसी दूसरे देश को बेचना है, तो आप खनिज क्षेत्र से ले जाएंगे आपके बंदरगाह पर ले जाएंगे और बंदरगाह से आप जहाज में आपके कोयले को भर देंगे और वो कोयला आप किसी दूसरे देश में पहुंचा देंगे। अगर आपने इन पठारों वाले क्षेत्रों पर आपने कोई उद्योग स्थापित कर रखे हैं जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी का लोहा, मान लीजिएगा जो भारत में आपको नहीं मिल रहा है, वो लोहा आपको किसी दूसरे देश से मंगवाना है, तो आप समुद्र मार्ग के माध्यम से मंगवाएंगे, वो लोहा आपको बंदरगाह पर उपलब्ध हो जाएगा और बंदरगाह से आप उद्योगों तक पहुंचा देंगे। तो इन बंदरगाहों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगम हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पालन का कार्य आसान हो जाता है। जैसे आपके जितने भी तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मछली पालन का कार्य बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इन सभी क्षेत्रों के आपके प्रमुख प्रमुख फायदे हैं। तो इस प्रकार से जो ये भारत के जितने भी आपके भूमि के विभिन्न खंड पाए जाते हैं, विभिन्न स्थल रूप पाए जाते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित है। इनकी जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं की भौतिक विशेषताओं में भविष्य में विकास की अपार संभावना है। यानी कि इसकी जितनी भी विभिन्नताएं हैं उनकी वजह से भारत एक आपके विकासशील देशों में सबसे अग्रणी देश है और जो आने वाले समय में है भारत को विकसित बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं भौतिक विषमताओं की वजह से देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखिएगा आगे आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है भारत के भौतिक प्रदेशों में एक प्रदेश आता है द्वीप समूह, जिसमें आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह हैं। तो इनकी आपने विशेषताएं जानी, ये भाई कहां पर फैले हुए हैं, कहां पर अवस्थित है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। दूसरा, भारत के भौतिक प्रदेश हैं, जितने भी स्थल रूप पाए जाते हैं, जितने विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों का महत्व क्या क्या है। तो ये आप इसके 2 लर्निंग आउटकम्स रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें सबको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहां पर है। आपने लक्षद्वीप समूह एक द्वीप समूह के रूप में पढ़ा है जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें आपको पूछा है कि उसकी राजधानी कहां है। राजधानी का अर्थ कि इसकी प्रशासनिक इकाई कहां है। राजधानी की जगह आपको शब्द दिया जा सकता है प्रशासनिक इकाई।
कहाँ है? कावारती, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर मुंबई। तो भाई ये कावारती राजधानी है, लक्षद्वीप समूह की है। मुंबई, चेन्नई राजधानी किसकी है? तो ये आती है आपके तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल की। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो ये राजधानी अभी याद रख लेना, बाकी तीन भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? हमने सक्रिय ज्वालामुखियों की बात की, और भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहां पर है? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है बेरन द्वीप, और उसी पर आपके भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी है। अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जिसे हम भारत का अन्न भंडार कहते हैं? उत्तरी मैदान, भारतीय रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर हिमालय पर्वत। तो आपको पता है उत्तरी मैदान को अन्न भंडार कहते हैं क्योंकि भारत में सर्वाधिक अन्न और अनाज का उत्पादन इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही ये वीडियो फिनिश होता है उम्मीद, और इसी के साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि पूरा अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इन वीडियोस को लगातार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें, और लगातार आप हमारे साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। और हम मिलेंगे अब आगे इसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।